आज बेटे सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट क्लास पढ़ ली होगी, अच्छी तरीके से देख भी ली होगी। नोट्स भी आपको पीडीएफ में पहुँचने चालू हो जाएंगे। आप आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी मेल आईडी अपने पर्सनल नंबर पे भेजें। आपकी मेल आईडीज़ आएंगी। और दूसरी बात एक और है बेटे, इन वीडियोस को ध्यान से देखें। और आपको अगर किसी फ्रेंड को भेजनी है तो भेज सकते हैं अपनी ये वाली वीडियोस। लेकिन जो आपकी मेल पे भेजी जाएंगी, जो आईडीज़ पे भेजी जाएंगी, वो किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी। तो प्लीज़ क्लास पे ध्यान दें। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले से समझ लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटे देखो, मैनेजमेंट को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उन फंक्शंस को पहले हम आराम से समझते हैं। देखिए, हमारे पास में पहले इंडिया में डोमिनोज और पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं। पिज़्ज़ा हट पहले आ चुका था। पिज़्ज़ा हट पहले आ चुका था और उसके पास बहुत अच्छा कस्टमर्स का एक मार्केट शेयर था बाजार का। मतलब कस्टमर्स पे उसकी अच्छी पकड़ थी। भीड़ लगी रहती थी। अब डोमिनोज को भी मार्केट में एंटर करना था। तो डोमिनोज का मैनेजमेंट अगर इस मार्केट को कैप्चर करना चाहे तो उसे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने पड़े। तो बेटे, फंक्शंस की लिस्ट में 5 फंक्शन आते हैं। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब थिंक इन एडवांस। एडवांस में सोचना है हमारे को, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारे गोल क्या हैं, हमारे टारगेट क्या हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी बनेगी। ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। मतलब मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, क्या गोल रखने हैं, क्या टारगेट होंगे, क्या पॉलिसी होगी जिससे कि ये मार्केट शेयर हमारे पास आ जाए, यानी कि ये कस्टमर हमारे पास आ जाए। इसके लिए क्या प्लानिंग करें, ये सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को पहले। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लानिंग तो कर ली कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल क्या है, टारगेट क्या है, पॉलिसी क्या है। अब उसके आपको बाद में सोचना पड़ेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। वो फंक्शनल रहेगा या डिविजनल रहेगा।
यानी कि आप फंक्शन वाइज काम करेंगे या ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे और हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीज़न बनाएंगे। फिर आपको दूसरा क्या चाहिए, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर आप अपनी ब्रांच ओपन करेंगे। आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए मटेरियल कहाँ से आएगा। कस्टमर से आप जो ऑर्डर लेंगे क्या वो ऑनलाइन ऑर्डर की भी व्यवस्था रहेगी, ऑफलाइन की कैसे रहेगी, आप उसे डिलीवरी कितने टाइम में देंगे, आपका स्टोर कहाँ पर रहेगा, आपके डिलीवरी बॉयज को स्कूटी दी जाएगी, बाइक दी जाएगी, आपका रिसेप्शन कहाँ पर बनेगा, आपका कैश काउंटर कहाँ पर होगा। ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। आपका मेन्यू क्या रहेगा, आपके पिज़्ज़ा की कॉस्ट क्या रहेगी, आपके पिज़्ज़ा की सेल प्राइस क्या होगी, ये सारी बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, फंक्शनल डिवीज़न, कौन कौन से शहर में आप अपनी ब्रांच डालेंगे, पिज़्ज़ा के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑनलाइन कैसे होगी, ऑफलाइन कैसे होगी, आप डिलीवरी कैसे देंगे, आपका स्टोर रूम कहाँ रहेगा, आपके डिलीवरी बॉयज़ पे कौन सा कन्वेंस रहेगा, आपका रिसेप्शन कहाँ होगा, कैश काउंटर कहाँ होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। अब आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, मटेरियल यहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज कर ली प्रॉपर तरीके से। तो फिर थर्ड फंक्शन आ जाएगा आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कि आपके यहाँ पर कौन से लोग काम करेंगे। जैसे कि आपका कुक, उसकी क्या क्वालिफिकेशन, उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए। आपके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। आप जो मैनेजर रखेंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या स्किल्स होंगी, कैश क्लर्क कौन होगा। यानी कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कुक को डिलीवरी बॉय बना दें और डिलीवरी बॉय को कुक बना दें। यानी कि आपको सही लोग, राइट पीपल फॉर राइट जॉब रखने होंगे। उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनका प्लेसमेंट कैसे होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ये सब आपको स्टाफिंग के अंदर सोचना पड़ेगा। कुक अगर आपको चाहिए तो क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल्स, डिलीवरी बॉयज़ कौन होंगे, मैनेजर आपको रखना है तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, स्किल्स क्या होगी, कैश क्लर्क। तो यानी कि सही जॉब के लिए सही व्यक्ति ढूंढना, फिर उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका प्लेसमेंट कैसे होगा, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें आपकी स्टाफिंग में कवर होती है। चौथा फंक्शन आता है हमारा डायरेक्ट।
अब जो लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन कैसे इशू होंगी, उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, उनकी सुपरविजन कौन करेगा, ये सब चीजें डायरेक्टिंग में कवर होती हैं। क्योंकि जो उन्हें डायरेक्ट करेगा उसके अंदर भी तो लीडरशिप के गुण होने चाहिए। यानी कि लीडरशिप कैसे होगी? आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट दो तरीके से कर सकते हैं। आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए या तो इंसेंटिव फाइनेंशियली दे सकते हैं, यानी कि मनी में, या नॉन फाइनेंशियल दे सकते हैं, यानी प्रमोशन वगैरह दे दें आप उन्हें। से फॉर एग्जाम्पल आपने मैनेजर से कहा कि जितनी सेल्स इंक्रीज होगी, जितनी सेल्स इंक्रीज होगी उस पे 5% आपको कमीशन मिलेगा। आपने डिलीवरी बॉय से कहा यदि पिज्जा 30 मिनट में कस्टमर के पास पहुंच गया तो तुम्हें 5% इंसेंटिव मिलेगा। तो आप मोटिवेट करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, फाइनेंशियली भी अपना सकते हैं, नॉन फाइनेंशियली भी अपना सकते हैं। आप उसे प्रमोशन देके भी खुश कर सकते हैं, या उसे फाइनेंशियली मनी देकर भी आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमारे अब तक 4 फंक्शन हो गए। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग। अब लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। तो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल करता है। आप सीसीटीवी लगवा सकते हैं। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड सेट किए कि भैया हमारा पिज्जा कुक हो जाना चाहिए विद इन 20 मिनट, पर वास्तव में एक्चुअल बेक करने में 30 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 10 मिनट का डेविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो हमें इसके रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने स्टैंडर्ड टाइम 20 सेट किया था, पर ये 30 मिनट में हो रहा है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत बढ़िया पिक्चर आई थी, हेरा फेरी। आपको याद होगा इस पिक्चर का। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उसमें परेश रावल था हेरा फेरी पिक्चर के अंदर। परेश रावल पिज्जा का ऑर्डर करता है, और जब पिज्जा वाला उसके पास 30 मिनट पे पहुंच जाता है तो वो उसे देख के छुप जाता है, और जब 30 मिनट पूरे हो जाते हैं तो उसके सामने पहुंच जाता है, कहता है ला भी फ्री में मेरे को पिज्जा दे। तो कंपनियां भी अपना टाइम सेट करती हैं, अपना स्टैंडर्ड सेट करती हैं। सपोज
कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हम आपको पिज़्ज़ा की डिलीवरी आपके घर पे 30 मिनट में दे देंगे, पर एक्चुअल में डिलीवरी हो रही है सपोज मान लीजिए 60 मिनट में। तो ये डेविएशन किस वजह से आया, उसका रीज़न और उस डेविएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मार्केट पोजीशन खराब हो जाएगी, कस्टमर आपसे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि मैनेजमेंट को 5 फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। और ये एक सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। सीरियल ऑर्डर में इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले स्टाफिंग कर ले उसके बाद प्लानिंग कर ले। तो ये सीरियल ऑर्डर फिक्स है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है POSDC, POSDC। अब एक बार इसकी थ्योरी नोट से पढ़ लेते हैं, हालांकि आपको तो PDF में मिलेंगे ही मिलेंगे, एक बार नोट से थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो बेटे पढ़ रहे हैं एक बार। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस as it involve series of interrelated function। प्रोसेस है किसका, इंटररिलेटेड फंक्शंस का, सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मीन्स थिंक इन एडवांस, दैट इज what to do and how to do. Therefore planning means setting objectives and target and formulating action plan to achieve them effectively and efficiently। देखिए प्लानिंग कहती है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाइए जिससे कि आप उन टारगेट्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। इफेक्टिवली टाइम से, एफिशिएंटली कॉस्ट के अंदर, विद इन द कॉस्ट। अब इसके लिए एक एग्जांपल और भी समझ सकते हैं। आपने सपोज 11th क्लास में जो करा सो करा, आप बहुत होशियार थे, आप बहुत इंटेलिजेंट थे। जब 10th का रिजल्ट आया था तो घर पर मार पड़ी थी सबसे पहले, घर वालों ने आपको पकड़ पकड़ के धोया था। तो 10th में आपने कसम खाई थी जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद क्या, अब हमने 11th में कॉमर्स ली है तो हम इस बार बहुत मेहनत करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हो आप, टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल के अंदर लिखते हो आप कि सर हम इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और 11th क्लास में भी वो टाइम टेबल पूरा नहीं हुआ। अब आप 12th में आ गए, अब आपने फिर वही काम चालू करा, पर इस बार आपने प्लानिंग की है कि हम 100% मार्क्स लेकर आएंगे और 10th का कलंक धो देंगे। बहुत अच्छी बात है सर। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, लेकिन एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से। आपको 100% मार्क्स लेकर आएंगे इफेक्टिवली इसी साल 2025 में नहीं, एफिशिएंटली, विद इन द कॉस्ट भी होना चाहिए। सर चाहे 50 लाख रुपए लग जाए, चाहे करोड़ रुपए लग जाए, लेकिन इस बार अकाउंट में 100 नंबर लाने हैं, बिजनेस स्टडी में 100 नंबर लाने हैं, इकोनॉमिक्स में 100 नंबर लाने हैं। अरे भैया जी
विद इन द कॉस्ट करना है और विद इन द टाइम करना है। लेकिन क्या प्लानिंग करने से आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे? क्या प्लानिंग गारंटी होती है? कभी भी नहीं। प्लानिंग में तो आपने केवल टारगेट सेट किया है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। सर क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी? भैया पेन तो लेना ही पड़ेगा, पेन से तो लिखोगे। बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, अकाउंट्स की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जो जो आपके सब्जेक्ट है। रजिस्टर खरीदने पड़ेंगे, अकाउंट्स के 2 रजिस्टर खरीदने पड़ेंगे, एक कंसेप्ट का, एक प्रैक्टिस का। बिजनेस स्टडी के 2 रजिस्टर खरीदने पड़ेंगे आपको। एक रजिस्टर वो होगा आपका जिसमें मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, केस स्टडीज लिखवा रहा हूँ। उसके बाद में एक रजिस्टर वो बनेगा आपका जिसके अंदर आप MCQ करेंगे और मुझे उनके आंसर भेजेंगे और मैं चेक करूँगा। उसी के अंदर मैं आपको अनसॉल्व केस स्टडीज दूंगा प्रोजेक्टर पे, वहीं क्लास के अंदर बैठ के आप उन्हें सॉल्व करेंगे और मुझसे चेक कराएंगे। तो 2 रजिस्टर आपके इसके हो गए सर, बाकी रजिस्टर 2 आपके इकोनॉमिक्स के हो गए, एक मैक्रो का हो गया और एक आपका इंडियन इको का हो गया। तो इस तरीके से आपको सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की। आप दिस फंक्शन डिटरमाइन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। जो आपने स्पेसिफिक प्लान बनाया है मार्क्स लाने का 100%, उसके लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको, ये आपको चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। इट डिसाइड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क। सर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किसको क्या काम को करेगा। वेयर विल इट बी डन, कब करना है सर? भैया पेपरों बात कर लेना, ऐसी भी क्या जल्दी है। एंड व्हेन विल इट बी डन, यानी कि पर्टिकुलर टास्क कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में सेट होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोमिनोज का। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैंने जब आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपके डिलीवरी बॉयज जो हैं उनको आप बाइक दोगे या स्कूटी दोगे, आप मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, रिसेप्शन कहाँ बनेगा, कैश काउंटर कहाँ बनेगा, ये सब एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो प्लान आपने सोचा है उस प्लान को पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और कौन कौन से हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो 2 पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज। चलिए सर हमने डिसाइड कर लिया। अब स्टाफिंग के अंदर सर बात होती है फाइंडिंग आउट राइट पीपल फॉर राइट जॉब। आपने मेरे से कहा सर हमें मैथ्स पढ़ा दो, इंग्लिश पढ़ा दो। भैया मैं मैथ्स कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैं साइंस स्ट्रीम का टीचर थोड़ी हूँ। मैं कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम का टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा सकता। मैं कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। आप कल को मेरे से कहने लगे सर जी फिजिक्स पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, बायो पढ़ा दो, मैथ्स पढ़ा दो। नहीं भैया, आपको ट्यूशन लगाने से पहले ये देखना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हैं अपने ट्यूशन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। सर मैंने नया नया कोचिंग सेंटर चालू किया है, इसी साल चालू किया है, मेरे को कॉमर्स की तो नॉलेज है पर एक्सपीरियंस नहीं है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक्सपीरियंस से? चलो मैं आपको एक्सपीरियंस के ऊपर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सुनाता हूँ। आज से 30 साल पहले जब मैंने नया कोचिंग सेंटर शुरू किया था तो सबसे पहला जो बैच बना M.Com के बच्चों का बैच बना और उसमें 3 लड़कियां थी, जिनमें से एक मेरी सिस्टर थी और बाकी 2 उसकी सहेलियां थी, फ्रेंड्स थी। अब शुरुआत का टाइम था तो मुझे कई बार जब वो बच्चे प्रॉब्लम्स पूछते थे तो मैं उनसे कहता था जरा दोबारा पूछो, मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हो। तो वो बच्चे मेरे से कहते थे कि सर आपकी ट्यूबलाइट बड़ी देर से जलती है, और वास्तव में ही उस कमरे की ट्यूबलाइट खराब हो रही थी, वो डिप करती थी। तो मुझे लगता था ये उस ट्यूबलाइट के बारे में कह रहे हैं कि सर आपकी ट्यूबलाइट बड़ी देर से जलती है। अब उन्होंने जब 2-3 बार इस बात को कहा
कि सर आप अपनी ट्यूबलाइट ठीक कराओ, आपकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। तो एक बार मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये ट्यूबलाइट के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि भाई ये ट्यूबलाइट तेरे दिमाग को कह रहे हैं जो बहुत देर से जलती है, क्योंकि इसका रीज़न था सर, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। आज की डेट में आप लोगों की कृपा से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से मैं अपने आप को इतना अपडेट कर चुका हूँ कि आज आप मेरे से प्रॉब्लम पूछते हैं, मुझे समझ आ जाती है, मैं हैंड टू हैंड आंसर दे देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस कहलाता है। तो जो आप स्टाफ रख रहे हैं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या स्किल्स है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। आप उसे रिक्रूट कैसे करेंगे? रिक्रूट का मतलब होता है आप उससे एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब उन्हें एम्प्लॉयज़ अपने यहाँ पर अपॉइंट करने होते हैं तो वो वेबसाइट पे, जैसे naukri.com है, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, बहुत सारे मीडियम से एडवर्टीजमेंट देती है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसीज हैं, आप लोग अप्लाई करिए। सर सपोज बैंक वालों ने जॉब निकाली है सिक्योरिटी गार्ड की, तो उसमें नीचे कई बार लिखा रहता है कि जिनके पास अपनी लाइसेंस्ड बंदूक है उनको प्रीफरेंस दी जाएगी आर्मी वालों को। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप अगर सपोज बैंक के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखोगे? सर उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस तो आपको देखने ही पड़ेंगे। बहुत सारे स्कूल आज की डेट में अपने यहाँ पर जो टीचर्स अपॉइंट करते हैं, पीटीआई जिसे आप बोलते हैं, या फिटनेस टीचर जो होते हैं, वो आर्मी के लोग होते हैं। कई बार वो आपको योगा वगैरह सिखाते हैं, आपको फिट रखते हैं। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है सर उनका सिलेक्शन और उनकी प्लेसमेंट कैसे। अब उन्हें ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी सर? सर सपोज आपका जो कुक है वो बहुत बढ़िया है डोमिनोज का, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, स्किल्स भी है, और ली मेरिडियन जैसे होटल में काम कर चुका है, लेकिन साहब उसे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता है, और जो पिज़्ज़ा बनाना उसे आता है वो डोमिनोज की कैटेगरी में नहीं है। तो डोमिनोज वाले को अपने उस कुक को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भैया हमें ऐसा पिज़्ज़ा चाहिए, इसमें ये स्पाइसेस होने चाहिए, ये इसके अंदर मटेरियल होना चाहिए। तो ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। इसके 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है ये: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। सर ये भी ध्यान रखना, ये चारों पॉइंट एक के बाद एक आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले सिलेक्शन कर ले फिर रिक्रूटमेंट कर ले। सर पहले एप्लीकेशन मंगाओगे तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी प्लेसमेंट होगी, तभी ट्रेनिंग होगी। सर इसे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं। डायरेक्टिंग, 4th पॉइंट। सर आपको 100% नंबर लाने थे, आपने प्लानिंग कर ली थी, टाइम टेबल बना लिया था, और दीवार पे भी लगा दिया था बड़ा बड़ा लिख के कि इस बार मैं सीबीएसई टॉप करूंगा। फिर आपने बुक्स खरीद ली, रजिस्टर खरीद लिए, पेन खरीद लिए, स्केल खरीद लिए, सब चीजें खरीद ली, आपने ट्यूशन भी प्रॉपर लगा दी, सारी चीजें बहुत बढ़िया है सर। लेकिन सर आपने अपने ट्यूशन टीचर को ये नहीं बताया कि आपके फर्स्ट यूटी में कितना सिलेबस आ रहा है और कब है आपका फर्स्ट यूटी। तो सर आपका जो ट्यूशन टीचर है वो बेचारा किस तरीके से आपको यूटी के लिए प्रिपेयर कराएगा, आप मुझे बता दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है। तो जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज आपने अपॉइंट किए हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए सुपरवाइजर्स रखे जाते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं, उनकी लीडरशिप करते हैं। ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आता है। मोटिवेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही था। आप फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, influencing and motivating to perform the task assigned to them। जो काम हमने उन्हें सौंपा है उस काम को में
उनको लीडरशिप देना, उन्हें मोटिवेट करना। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड ऑब्जर्विंग पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग के अंदर उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी, उनको गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें ऑब्जर्व करना यानी सुपरविजन करना। किसको? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। लास्ट, कंट्रोलिंग। अब सर इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। आपने टारगेट बनाया कि सर हम आज अकाउंट्स करेंगे और पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन करेंगे और 2 घंटे में पूरे करेंगे। अब कानों में आपने गाने की लीड लगा रखी है, यो यो हनी सिंह के उस पर गाने बज रहे हैं, और साहब आपके जो क्वेश्चन पूरे हुए वो हुए 3.5 आवर, 3.5 घंटे में। अब आपने मेरे से कहा कि सर हमने अपना टारगेट बनाया था कि हम 2 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन करेंगे, पर हमारे तो 3.5 घंटे में हुए 10 क्वेश्चन। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे आपसे कारण पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ बेटे? क्या मेरा मेथड गलत था या आपका मेथड गलत था? जो ये कानों में आपने लीड लगा रखी थी यो यो हनी सिंह वाली, ये 1.5 घंटा एक्स्ट्रा खा गई, क्योंकि जिस टाइम आप क्वेश्चंस कर रहे थे आपका माइंड ही कंसंट्रेट नहीं था, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो कंट्रोलिंग के अंदर पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड ऐसा भी नहीं सेट करते, कई बार आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि आज मैं पूरा अकाउंट खत्म कर दूंगा। सर ये पॉसिबल ही नहीं है सर। हाउ इज इट पॉसिबल सर? जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, आप कहने लगे कि सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो 20 क्लास में बिजनेस स्टडी, 20 क्लास में इको और 20 क्लास में अकाउंट्स खत्म कर देते हैं। तो बेटे फिर नंबर भी 20 ही आते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस का मजाक बनाओगे, देखिए ये समरी, अगर आप समरी में तैयारी करके जा रहे हैं, समराइज करके पढ़ रहे हैं, तो फिर नंबर भी समरी वाले ही आएंगे। आप ये मत सोचना कि आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। आपने 20 दिन तैयारी करी है तो 20 ही नंबर आने, कभी आप 100 की उम्मीद लगाएं जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और एक बात और, मेरे को आजकल बड़ी एक उड़ती उड़ती खबर सी आ रही है, मेरे पास भी बहुत र्यूमर्स आती है कि आपका सिलेबस कट कर रहे हैं। बेटे 1 to 8 का कर रहे हैं, गलत फहमी में मत रहना। 1 to 8 क्लास का सिलेबस कट कर रहे हैं, तुम्हारा कोई सिलेबस कट नहीं होने का है, क्योंकि उसका रीजन है तुम्हारा 12वीं के बाद प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन होना है, तुम्हारा कोई कोर्स नहीं कट होएगा। होशियार हो गई है, उन्होंने 20 मार्क्स के जो वो डाले हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब थॉरो स्टडी करोगे। और उन्हीं क्वेश्चनों के लिए मैं आपके साथ लाइव बैठूंगा, क्योंकि जब मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा तो आप और हम आमने सामने बात करेंगे, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन मैं यहां पे नहीं करा सकता आपको इस जगह पे, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। अब आप कंट्रोलिंग अगर समझ गए हो तो ये समझ जाना कि जो 20 डेज में आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस तैयार कर लूंगा और 20 दिन में इको तैयार कर लूंगा और 20 दिन में अकाउंट्स तैयार कर लूंगा, तो आपके 3 सब्जेक्ट के 60 नंबर पक्के हैं। तो कंट्रोलिंग, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले स्टैंडर्ड अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स करना है। मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही? आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 2 घंटे में 10 क्वेश्चन, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 3.5 घंटे में 10 क्वेश्चन, यानी कि आपका स्टैंडर्ड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1.5 घंटा ज़्यादा। तो मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, आपके कान पे एक लगाना पड़ेगा, कान से लीड निकालनी पड़ेगी आपके। तो टेक करेक्टिव एक्शन इफ एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन इज फाउंड। अगर डेविएशन सिग्निफिकेंट है, अब एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर मेरे को 2 घंटे के बजाय 2.25 घंटे में 10 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये तो सब ये नेचुरल है।
10-15 मिनट का वेरिएशन चल सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास तो चल जाएगा बेटे, लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड में जाओगे ना तो वहाँ पे 3 ही घंटे मिलेंगे तुम्हें नाचने कूदने के लिए। अब उन 3 घंटे में तुम नाच कूद लेना या 80 नंबर का पेपर कर देना। अगर पेपर पूरा नहीं हो पाया आपका तो फिर घर वाले क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे ये आप सोच लेना। मम्मी के हाथ में बेलन होगा, पापा के हाथ में चप्पल और आपका सर। करेक्टिव एक्शन ये होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। घर वालों ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है आपके लिए कि उनको आपको टॉप कराना है, आपको आपकी टॉपर की डिग्री चाहिए आपको, और आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाई वो 20 डेज वाली दिखाई। अब जो आपके नंबर है तो घर में जो करेक्टिव, चलिए अब आपको मैं एक बार ये सारा समराइज करा देता हूँ फटाफट जल्दी से। देखिए पहला फंक्शन था आपका, मैंने आपको पहला वर्ड बताया था प्रोसेस होता है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं इसमें। फंक्शन हमारे 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आपने सेट कर लिया, आपको 100% नंबर चाहिए, आपने टाइम टेबल बना लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, टारगेट सेट कर लिए, थिंक इन एडवांस। ऑर्गेनाइजिंग में आपने बुक्स खरीद ली, रजिस्टर खरीद लिए। अब सर जी रजिस्टर तो बहुत महंगे, अरे भैया किस्तों पे ले लो, ज़्यादा दिक्कत है तो EMI बनवा लो उसकी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़े पैसे रजिस्टर पे भी खर्च कर लो, ऐसी क्या आफत आ गई। ऑर्गेनाइजिंग में सामान सारा इकट्ठा कर लिया आपने, सजा दिया अलमारी वगैरह में लगा के। इसके बाद स्टाफिंग, फिर आपको देखना ये है कि आपको कौन सा ट्यूशन, कॉमर्स का किससे पढ़ना है, मैथ्स का किससे पढ़ना है, इंग्लिश का किससे पढ़ना है। उसके बाद में डायरेक्टिंग, उनको बता देना है कि काम कैसे करना है, यानी कि उनकी लीडरशिप करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, इंस्ट्रक्शन इशू करनी है, गाइड करना है। वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, तभी आप मुझे करने लगे। हाँ, कंट्रोलिंग में मैंने यो हनी सिंह का आपको एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा। तो ये 5 फंक्शन आपको क्लियर हो गए। ध्यान रखना ये फंक्शन एक सीरीज में चलेंगे, कोई भी फंक्शन एक दूसरे से पहले नहीं आ सकता। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, आएगी केस स्टडी, ये पक्का है। वो आपसे ये नहीं कहेगा प्लीज एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटे केस स्टडी कर रहे हैं पहले, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है आपका, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू देम टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो टास्क उन्हें सौंपा गया है कि वो कैसे करना है। दोबारा सुन लीजिए, आपने जो उन्हें काम सौंपा है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उनको आप बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये कैसे करना है, और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया जल्दी करो, बढ़िया करो। सर 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचो ये कौन सा फंक्शन है। क्या प्लानिंग है, प्लान बनाया है? क्या ऑर्गेनाइजिंग है, चीज़ें इकट्ठी करी हैं? क्या स्टाफिंग है, आपने अपॉइंट करा है स्टाफ को? फिर कौन सा है, कंट्रोलिंग है, स्टैंडर्ड सेट किए हैं? नहीं सर, ना प्लानिंग, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना स्टाफिंग, ना कंट्रोलिंग, तो बचा कौन सा, डायरेक्टिंग, क्योंकि आप डायरेक्शन इशू कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द पर्सनल। जो आपका स्टाफ है आप उसे रिक्रूट कर रहे हैं और उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन सोचो 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 कौन सा होना चाहिए। स्टाफ को रिक्रूट करना और उसे सेलेक्ट करना, उसे ट्रेंड करना, सोच लिया, स्टाफिंग, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट, फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। Finding out deficiencies in implementation of plans. Finding out deficiencies in implementation of plans. सर हमने प्लान वर्ड पढ़ लिया लास्ट वाला, सर ये प्लानिंग है, प्लानिंग है, प्लानिंग है, प्लानिंग है। भैया दोबारा पढ़ लो। फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज, हमें कमी निकालनी है कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसमें क्या डेफिशिएंसीज आ रही है, उसमें क्या डेविएशन आ रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं।
हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो एक्चुअल के बराबर क्यों नहीं आ रहा है? तो कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? सोचो, पॉज करो, थिंक, सोचो, सोचो बेटे सोचो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का सवाल है बाबा। सोच लिया? कंप्यूटर जी जवाब दे दीजिए। कंट्रोलिंग। ओके, केस स्टडी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। बेटे जो ये सेकंड केस स्टडी मैं आपके पास पढ़ने जा रहा हूँ ये 6 मार्क्स की है, और ये पेपर में जब आई थी तो इसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक था, और ऐसी ही केस स्टडीज आती है। लेकिन बेटे ये केस स्टडीज आपका बोनस होती है, इसमें करना कुछ नहीं होता है। इन केस स्टडीज में वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि इसमें से लाइनें छांटो। जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ, नीचे का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग लाइन। ही हैज क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट। ये आप पढ़ लेंगे, मैं आपको इसकी फोटो भेजूंगा। सेकेंड पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं इसका। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट as identified in part A of the question by quoting line from the paragraph। आपको इसी क्वेश्चन में से लाइनें उठानी है और उन लाइनों के ऊपर आपको अपनी हेडिंग देनी है कि ये कौन सा फंक्शन है। बेटे जब ऐसी केस स्टडीज पेपर में आ जाए ना तो समझ लेना आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपकी मौज आ गई। इससे बढ़िया केस स्टडीज नहीं आ सकती, बहुत आसान होती है। इसका साइज देख के बच्चा डर जाता है, बच्चा कहता है सर जी मर गया, 1.25 पेज की केस स्टडी है। अरे भैया ये फ्री के नंबर है, इसमें तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हारा जो ऊपर का माला खाली है वो लगाना ही नहीं है, इसमें वो यूज ही नहीं करना। बेटे यूज तो तब करोगे ना जब वो आपसे यूज करने को कहेगा। आप क्यों अपना ज्ञान बिखेर रहे हो इसके अंदर? वो मना कर रहा है, वो कह रहा है बच्चों तुम्हारा ऊपर का माला खाली है, तुम खाली बस इसमें से पैरा छांट के लिख दो। आपने पहले पेपरों में भी पढ़ा होगा, आपको पहले इंग्लिश के जो पेपर आया करते थे उनमें से भी तो पैसे छाटा करते थे आप, जिसे हम क्या कहते थे, याद है आपको? बोलिए। अब वीडियो नहीं बनेगी। जय इज वर्किंग एज हेड रिलेशनशिप मैनेजर इन द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ फाइनेंस कंपनी। ये जो हमारे जय भाई साहब हैं ये एचआर मैनेजर हैं किसी फाइनेंस कंपनी के वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन में। ही हैज क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट which is helpful to an effective and efficient performance of his team of 10 relationship management executives। मिस्टर जय ने एक इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार किया है अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जो कि संख्या में 10 हैं। मिस्टर जय ने अपनी टीम के 10 एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार किया है जिसमें वो टीम मेंबर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। यानी कि उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार किया है जिस एनवायरनमेंट में उनके एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके। एक मिस्टर जय है, वो मैनेजर है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं अपने टीम मेंबर्स के लिए जिसमें उनके टीम मेंबर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कह सकते हैं? मिस्टर
जय जो है क्या काम कर रहे हैं, मिस्टर जय क्या काम कर रहे हैं, मिस्टर जय मैनेजमेंट कर रहे हैं। मिस्टर जय मैनेजमेंट के लिए एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें उनके टीम मेंबर्स बढ़िया तरीके से काम कर सकें। तो ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है इसका नाम है मैनेजमेंट। अ टिपिकल डे एट वर्क इन Jay's life consists of a series of interrelated and continuous functions. मिस्टर जय के लाइफ में एक टिपिकल डे आया जिसमें उनके सामने इंटर रिलेटेड और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सीरीज आई। He decides the targets for his department. तो मैं अगर ऊपर की दो लाइनें पढ़ूं, A typical day at work in Jay's life consists a series of interrelated and continuous function. ये मुझे एक शब्द की याद दिलाता है और वो शब्द था आपका, याद करिए, पॉज करके वीडियो को याद करिए, वो शब्द था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। He decides the target for his department which are in line with the objective of the organization as a whole. The future course of action for his team members is laid out well in advance. He decide the targets for his department. उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के टारगेट डिसाइड किए जो कि ऑब्जेक्टिव से मेल होने चाहिए, मैच करते होने चाहिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टीम मेंबर्स को एडवांस में बता दिया गया। वेरियस रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अब यहां पर बात कर रहे हैं वो रिसोर्सेज की। ऊपर उन्होंने बात करी थी टारगेट्स की, ऑब्जेक्टिव्स की और एडवांस में बताने की। तो जब आप टारगेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं और थिंक इन एडवांस करते हैं उसे बोलते हैं हम प्लानिंग। वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर्स को रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या चाहिए? एक मोबाइल चाहिए विद जीपीएस सिस्टम, अकाउंटिंग ओपनिंग फॉर्म्स चाहिए, ब्रोशर्स चाहिए, डिटेल चाहिए अकाउंट होल्डर्स की। ये सब रिसोर्सेज उनको दिए जाएंगे जिन्हें वो ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी रिसोर्सेज को अरेंज करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो पहला आपका प्लानिंग हो गया, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। The executives are given sufficient authority to carry out the work assigned to them. जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको सफिशिएंट ऑथोरिटी दी गई है कि वो अपना काम आसानी से कर सकें। दोबारा सुनिए फिर से। आपने उन्हें मोबाइल दिया है विद जीपीएस सिस्टम, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स दिए हैं, ब्रोशर्स दिए हैं, अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स दी है, उनको ऑथोरिटी दी है कि वो अपना काम आसानी से कर सकें। Jay works in close coordination with the human resource manager. देखिए ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो होता है जो स्टाफिंग की व्यवस्था करता है, तो उसके क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहता है जय। In order to ensure that he is able to create and maintain a satisfactory and satisfied workforce in his department. वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहता है जिससे कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो एक सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्क फोर्स मेंटेन कर सके। यानी ना तो अंडर स्टाफ होना चाहिए ना ओवर स्टाफ होना चाहिए, यानी स्टाफिंग की प्रॉपर व्यवस्था रखता है। तो यहां से आपका फंक्शन कौन सा बना, ये सोचिए, स्टाफिंग थ्रू कांस्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन। याद करिए किसके एलिमेंट थे? लीडरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन किसके थे? डायरेक्टिंग के। थ्रू कांस्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन Jay
inspires them to realize their full potential. जय अपने टीम मेंबर्स को प्रॉपरली गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, जिससे कि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करें. He offers them various type of incentives from time to time, keeping in view their diverse individual needs. समय समय पर उनको इंसेंटिव ऑफर करता है उनकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से. तो इसका मतलब थ्रू कांस्टेंट गाइडेंस यहाँ से लेके और नीड्स तक आपका ये जो चल रहा है, ये चल रहा है आपका डायरेक्टिंग का पार्ट. मोर ओवर इसके अलावा ही कीप्स क्लोज वॉच on their individual performance in order to ensure that they are in accordance with standard set and take corrective action whenever needed. इसके अलावा उनके ऊपर क्लोज वॉच रखता है, यानी कि नज़र रखता है कि वो अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो स्टैंडर्ड सेट के हिसाब से होनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है स्टैंडर्ड के हिसाब से तो जो करेक्टिव एक्शन है वो लेता है. In the context of the above case, तो मोर ओवर से लेके और नीडेड तक का जो मेरा पोर्शन बैठ रहा है, ये मेरा पोर्शन बैठ रहा है किस चीज का? कंट्रोलिंग. इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग लाइन. वो कह रहा है इन लाइनों में जो बात कही गई है वो किस कंसेप्ट का नाम है? लाइन क्या थी? ही हैज़ क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव. कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल टू एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम ऑफ 10 रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव. तो इस कंसेप्ट का नाम बताना है आपको. इस कंसेप्ट का नाम है मैनेजमेंट. सर बहुत आसान था ये तो. नीचे का पार्ट बेटे 5 नंबर का है, इसे बहुत ध्यान से देखिए. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन. जो पार्ट ए है क्वेश्चन का, उसके अंदर वेरियस फंक्शन बताए गए हैं. यहाँ पर उन फंक्शंस को आपको लिखना है और पैराग्राफ में से लाइनें छांट छांट कर लिखनी है. चलिए एक बार शुरू से देखते हैं. He decides the target for his department से लेकर एडवांस तक का जो ये पोर्शन है आपका, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग. He decides the target for his department which are in line with the objective of the organization as a whole. The future course of action for his team members is laid out well in advance. अपने टीम मेंबर्स को एडवांस में बता दिया, टारगेट सेट कर दिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, ये सब प्लानिंग के अंदर आता है. अब रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होने की बात चल रही है, तो यहाँ से आपका ऑर्गेनाइजिंग चालू हो गया. वेरियस रिसोर्सेज से लेकर असाइन टू देम, तो यहाँ तक आपका जो पोर्शन हो गया ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग. अब ये थर्ड पोर्शन यहाँ से चालू हुआ. जय वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ही इज एबल टू क्रिएट एंड मेंटेन सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स इन हिज डिपार्टमेंट. तो यहाँ तक आपका हो गया ये स्टाफिंग फंक्शन. ठीक है. थ्रू कांस्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन से लेकर डाइवर्स इंडिविजुअल नीड्स तक का जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा डायरेक्टिंग. थ्रू कांस्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन जय इंस्पायर देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. ही ऑफर देम टू वेरियस टाइप ऑफ इंसेंटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग इन व्यू देयर डाइवर्स इंडिविजुअल नीड्स. तो ये हो गया आपका यहाँ तक का डायरेक्टिंग. अब मोर ओवर से लेके और नीडेड तक का पोर्शन ये आपका कहलाएगा कंट्रोलिंग. तो ये पांचों फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन करने हैं. अब पेपर में आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो बेटे आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर ही हैज़ क्रिएटेड से लेकर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव तक का आप आंसर लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. अब आप बी पार्ट में फंक्शंस बताएंगे. पहला प्लानिंग, ही डिसाइड्स,
ये आपको पूरा पैरा पेपर के अंदर लिखना पड़ेगा, मैंने जगह बचाने के लिए लिखा है वेल इन एडवांस तक, वेल इन एडवांस तक का। ऑर्गेनाइजिंग में द वेरियस से लेकर आपको कहाँ तक, असाइन टू देम तक, वर्क असाइन टू देम तक। स्टाफिंग में जय वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एचआर मैनेजर से लेके इन हिज डिपार्टमेंट तक। डायरेक्टिंग में थ्रू कांस्टेंट गाइडेंस से लेकर इंडिविजुअल नीड्स तक। कंट्रोलिंग में मोर ओवर से लेके लास्ट पॉइंट नीडेड तक। ये आपका आंसर तब 6 नंबर का माना जाएगा। अब बेटे थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए कुछ तो आपको वैसे भी जर्नली, अगर हम जनरल नॉलेज के बेस पे बात करें तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट मीट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसिंग हो, छोटे हो बड़े हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता है। बिना मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ऐसे माना जाता है जैसे कि एक स्कूल बिना प्रिंसिपल के होता है। तो इसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, यानी मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह चाहिए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की जो फीचर्स हैं उनको अगर हम सीरियल वाइज देखें तो पहला आता है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। बेटे रिलायंस जियो को टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैप्चर करना था, ये उसका गोल था। अब इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, अगर उसे टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैप्चर करना है तो सबसे पहले उसको अपने जो डेटा पैक है वो लो वैल्यू पे निकालने पड़ेंगे, लोगों को इंटरनेट सस्ते रेट पे देना पड़ेगा, लोगों को ऐसे मोबाइल देने पड़ेंगे जो लो कॉस्ट पर हो, सस्ते हो। तो पहले रिलायंस जियो ने अपना एक गोल सेट किया कि मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री पे अपनी पकड़ बनानी है, वो बाजार कैप्चर करना है, और उसके हिसाब से उसने अपनी मैनेजमेंट टीम को तैयार किया और फिर उनने ऑफर देने चालू कर दिए। सर उसने बाजार के अंदर से एक्साइटल का, डैन का, इनका काम 50% से ज्यादा कम कर दिया। बाजार से कई कंपनियां तो भाग खड़ी हुई। रिलायंस ने शुरू में डेटा पैक निकाला अपना 500 रुपए में 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल। अब एयरटेल को भी ऐसे ही करना पड़ा, अब वोडा को भी ऐसे ही करना पड़ा, आइडिया को भी ऐसे ही करना पड़ा। इनके मैनेजमेंट को अपने आप में चेंज लाने पड़े। तो पहले आप अपना गोल तो सेट करिए, आपको चाहिए क्या, तब आप अपने उस हिसाब से अपनी प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब मैनेजमेंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपना गोल अचीव करना है। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है तो फिर मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है, फिर मत करो मैनेजमेंट, फिर तो जैसे चल रहा है चलने दो। तो गोल मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है उसे गोल कहते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट ऑफ गोल्स होता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ रिलायंस जियो इज टू कैप्चर द टेलीकॉम इंडस्ट्री बाई ऑफरिंग लो वैल्यू डाटा पैक, फ्री वॉइस कॉल एंड SMS सर्विसेज एटसेट्रा। बेटे एक एक वर्ड आपको एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लीजिए, नीचे लिखा हुआ भी सेम ही मिलेगा। द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल्स effectively and efficiently। अब देखो ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बार बार हम उसी बात पे आ जाते हैं। गोल अचीव करना है
मगर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इन ऑर्डर टू एंश्योर efficient and effective accomplishment of goals, it is important that they are set in clear, specific and measurable terms. अगर आपके गोल क्लियर नहीं होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे, मेजरेबल नहीं होंगे, तो आप उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, वो कहानी बहुत ध्यान से सुनना मेरी। आज सभी लोगों ने महाभारत का तो नाम सुना होगा, और उसमें एक कैरेक्टर था द्रोणाचार्य गुरुजी। उसमें एक कैरेक्टर थे द्रोणाचार्य जी, और एक कौरव थे दुर्योधन, दुशासन, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और दूसरी तरफ पांडु पुत्र थे, अर्जुन था, भीम था, युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे। एक बार गुरुजी ने एक परीक्षा रखी। गुरुजी ने परीक्षा क्या रखी, वो परीक्षा बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज आप। देखो बेटे, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी आपकी जिंदगी को पलट कर रख देगी। अगर इस कहानी को आप समझ गए अच्छी तरीके से, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, लेकिन ये कहानी आपका भविष्य डिसाइड करेगी कि आखिर आप चाहते क्या है। गुरुजी ने परीक्षा लेनी थी। ये गुरुजी थे द्रोणाचार्य जी। इन्होंने परीक्षा लेनी थी। एक पेड़ पे इन्होंने चिड़िया बिठा रखी थी, और इनका क्वेश्चन था कि जो भी राजकुमार, इन सब राजकुमारों में से जो भी राजकुमार इस चिड़िया की आंख में तीर मारेगा, वो सबसे बेस्ट धनुर्धर बनेगा वर्ल्ड का। अब क्वेश्चन ये आया कि गुरुजी ने सबसे पहले मौका दिया अपने बेटे को, अश्वत्थामा को। उन्होंने अश्वत्थामा को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुझे क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा, मुझे पिताजी पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हो, सारे राजकुमार दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, आसपास बाकी जो पेड़ है वो दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो भी दिख रहे हैं, और बाकी जो जीव जंतु है वो भी दिख रहे हैं। गुरुजी ने अश्वत्थामा को वापस भगा दिया। फिर नंबर आया भीम का। गुरुजी ने भीम को बुलाया कि भाई भीम, तुझे क्या दिखाई दे रहा है। भीम ने कहा, गुरुदेव मुझे पेड़ पे फल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, आप दिख रहे हो, राजकुमार दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं मुझे। सेम जवाब युधिष्ठिर का था, सेम जवाब नकुल का था, सेम दुर्योधन का था, सेम दुशासन का था, सेम सहदेव का था। गुरुजी ने फिर अर्जुन को बुलाया, और गुरुजी ने अर्जुन से पूछा कि भाई अर्जुन, तुझे क्या दिख रहा है। उसने कहा, गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना मुझे पेड़ दिख रहा, ना मुझे आप दिख रहे, ना मुझे राजकुमार दिख रहे, ना मुझे अश्वत्थामा दिख रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और उसने तीर चलाया और सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, आप उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप कहते हो मेरे से, सर हमारे को 99% नंबर चाहिए। ये मेरा गोल है सर, मैं इस गोल को कैसे अचीव करूं। लेकिन आपको दिख क्या रहा है बेटे, आपको तो मोबाइल फोन दिख रहा है, आपको तो फ्रेंड्स दिख रहे हैं, आपको तो रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, आपको तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आपको क्या नहीं दिख रही? चिड़िया की आंख, जो क्या है 99.99%।
जिस दिन इसके अलावा बाकी सब कुछ दिखना बंद हो गया आपको, आप समझ लेना आप भी अर्जुन बन जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब आपको यहाँ पर कोई बेइज्जती करना या आपके साथ में कोई कंपटीशन करना या आपकी इंसल्ट करना नहीं है। मेरा मतलब आपसे केवल इतना सा है, जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, मेजरेबल नहीं होगा, तब तक हम अचीव नहीं कर सकते। मैंने कई बार बच्चों से बात करी है, बहुत बार बच्चों से बात करी है, भाई तुम क्या चाहते हो? सर नंबर आ जाए, बढ़िया नंबर आ जाए। अरे भैया कितने बढ़िया आ जाए? सर आ जाए, अच्छे आ जाए। अरे भैया कितने अच्छे आ जाए? क्या क्वांटिफाई है? कोई फिगर बता सकते हो आप मुझे? आपने कोई गोल सेट किया है कि मुझे 100 चाहिए, 85 चाहिए, 95 चाहिए, 75 चाहिए, 65 चाहिए? मेजरेबल नहीं है। क्या स्पेसिफिक है? क्या स्पेसिफिक है? 11th में चाहिए, 12th में चाहिए, 10th में चाहिए, किस में चाहिए? क्या क्लियर है? दिख रहे हैं? चिड़िया की आंख की तरह से दिख रहे हैं या बाकी सारी चीजें दिख रही हैं? जिस दिन आपको चिड़िया की आंख दिखाई दे जाएगी, ना पेड़ दिखाई देगा, ना द्रोणाचार्य दिखाई देंगे, ना बाकी साथी के लोग दिखाई देंगे, उस दिन आप समझ लेना कि आप अर्जुन बन चुके हैं। तो इसलिए आप अगर चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में अपना, अर्जुन। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड फीचर है बेटा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, एक मिनट के लिए कल्पना करके देखो, आज आप स्कूल पहुंचे, पता लगा कल से स्कूल का कोई टाइम ही नहीं है। ओ मजे आ गए, अब तो कोई ड्रेस ही नहीं है, अबे और लो मजे, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ। वो पिक्चर देखी आपने, फुकरे? फुकरे पिक्चर के अंदर वो से बताता है कि यार कॉलेज में और स्कूल में क्या अंतर होता है, कॉलेज में ऐश करने का क्या अंदाज होता है, स्कूल के अंदर अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या आपको लगता है कि आप पढ़ाई करोगे? क्या आप टाइम पे स्कूल पहुंचोगे? क्या आप ड्रेस पहन के जाओगे? क्या आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे? नहीं। तो मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो। मीन्स दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करें, रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, irrespective of its size and nature. For example, lower level does day to day planning. जो लोअर लेवल होता है वो रोजमर्रा की प्लानिंग करता है। मिडिल लेवल डज डिपार्टमेंटल प्लानिंग। मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। और जो ये आप, अच्छा एक बात बताइए, आजकल हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा इनसफिशिएंट होता तो अब तक हमारे देश में डेड बॉडीज के ढेर लग गए होते? जैसी अमेरिका की हालत है आज हमारी भी ऐसी हो गई होती। अगर मोदी जी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, मैं कोई पॉलिटिकली फेवर नहीं कर रहा हूँ किसी भी पार्टी को, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ कि हमारे पीएम का अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो क्या होता, कल्पना करके देखना है। अगर हमारे सीएम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो कल्पना करो क्या होता। तो इसलिए मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सोशल पार्टी है, चाहे वो प्रॉफिटेबल है, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल है, सर्विसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। थर्ड फीचर है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। देखिए मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है कभी।
आप इसे टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर आपके एम्प्लॉयज हैप्पी हैं और ऑर्गेनाइजेशन में पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक स्कूल है जहां बच्चे वेल डिसिप्लिन है, प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, हालांकि ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, बच्चे वेल डिसिप्लिन है, प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, सारे बच्चे टॉप करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है? टीचर्स खुश है, टीचर्स को टाइम पे सैलरी मिलती है, पियोन भी खुश है, उसे भी टाइम पे सैलरी मिलती है, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर क्रॉस एयर वेंटिलेशन है, हर चीज मौजूद है, जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, टाइम से फीस जमा होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। इसलिए मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, महसूस कर सकते हैं आप। व्हेन टारगेट्स आर अचीव, अगर टारगेट अचीव हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज आर हैप्पी, कस्टमर सेटिस्फाइड एंड देयर इज पीस इन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक मिनट के लिए जरा गवर्नमेंट बैंक में जाके देखो और एक प्राइवेट बैंक में जाके देख लो, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा किसका अच्छा ट्रीटमेंट है, किसका अच्छा मैनेजमेंट है। आप आज की डेट में अगर आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में जाकर बैठते हैं तो तुरंत पानी का गिलास आ जाता है। एक बंदा आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है कि सर आपको क्या सर्विस चाहिए, आप उसे बताते हैं भैया मेरे को अपना अकाउंट खोलना है। वो आपसे कहता है कि ठीक है भाई साहब, आपको मैं फॉर्म ला के दे रहा हूँ, आप भर दीजिए, मैं आपका फॉर्म सबमिट कराऊंगा, ये सब फैसिलिटी देते हैं। अब जरा गवर्नमेंट बैंक में चलते हैं। सबसे पहले तो बाहर एक बंदूकधारी बैठा रहता है, घुसते के साथ ही पूछता है क्या है, क्या काम है। फिर बैंक में अंदर नजर मारते, लंबी लाइन, फिर हम कॉलर ऊपर करके स्टाइल में जाके उनसे कहते हैं हमें अकाउंट खोलना है। तो जो वहां पे बंदा बैठा हो तो वो कहता है सामने कोने में पड़ा है, उठा ले वहां से, फॉर्म भर के दे जा। सर किसका मैनेजमेंट अच्छा बताओगे, प्राइवेट बैंक का, गवर्नमेंट बैंक का? प्राइवेट बैंक का। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसका मैनेजमेंट अच्छा है, आप देख लीजिए जाके। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होता है कि किसका अच्छा है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई टीचर इसलिए आ रहा है कि उसे बढ़िया सैलरी चाहिए, कोई टीचर इसलिए आ रहा है कि उसकी पोस्ट अच्छी है, कोई टीचर इसलिए आता है कि उसे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, कोई टीचर इसलिए आता है कि उसे फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही हैं। लेकिन हर बंदे का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और इन सब से हमें टीम वर्क में काम कराना है जिससे कि हमारा स्कूल टॉप कर सके। जो सैलरी बढ़िया लेना चाहता है उससे भी, जो पोस्ट बढ़िया चाहता है उससे भी, जो फैसिलिटी बढ़िया चाहता है उससे भी, जिसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उससे भी, सबसे काम कराना है, टीम वर्क में काम कराना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल समझिएगा पहले। बेटे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हो रहा है, आप जानते हैं जिस दिन ये वर्ल्ड कप होता है उस दिन पूरे देश में छुट्टी हो जाती है। अब इंडिया के भी 11 प्लेयर हैं, देखो बेटे सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग करी और उन्होंने 330 का स्कोर खड़ा कर दिया।
अब हमारी टीम के कैप्टन है कोहली साहब, विराट कोहली जी। इन्होंने कहा कि भैया हर प्लेयर को 30-30 रन बनाने हैं। या एक काम करिए, इसे 329 मान लीजिए, इसे 329 मान लीजिए। हर प्लेयर को 30-30 रन बनाने हैं। तो अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 रन को, तो हमको 330 रन चाहिए जीतने के लिए। ठीक बात है। अब जो ओपनिंग बल्लेबाज गया, फर्स्ट प्लेयर, वो क्लीन बोल्ड हो गया 0 पे। अब बचे कितने प्लेयर, बैलेंस कितने बचे, 10। वो कह रहे हैं साहब हम तो 30-30 ही बनाएंगे। तो साहब आप मुझे बताइए, क्या आप मैच जीत पाएंगे? क्योंकि अब हर प्लेयर को कितने रन बनाने पड़ेंगे, हर प्लेयर को 33 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप मैच जीतोगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट टीम वर्क में काम कराता है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें इंडिविजुअल 30-30 बनाने हैं। वो कहता है भैया तुम्हारे को 330 रन बनाने हैं। अब वो चाहे 2 प्लेयर बनाए और चाहे 11 प्लेयर बनाए, टीम को जीतना है, टीम को जीतना है, एक इंडिविजुअल प्लेयर को नहीं जीतना है। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है, वो टीम वर्क में काम कराता है, ग्रुप एक्टिविटी में काम कराता है। आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। आइए अब पढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि हर बंदे का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, आपके स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, उसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंट नीड्स होती है, बट दे वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उन्हें काम किसके लिए करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए। दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। ये केस स्टडी है, बहुत अच्छी है। बेटे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। आपकी को इन पॉइंटों से रिलेटेड केस स्टडीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर 3 वीडियोस आपके बिजनेस की हो जाएंगी, 3 वीडियो इकोनॉमिक्स की हो जाएंगी, 3 वीडियो आपकी अकाउंट्स की हो जाएंगी। उसके बाद आप सभी बच्चे ग्रुप पे, जो आपका कॉमन ग्रुप है, उसके बाद सभी बच्चे जो भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वो सब बच्चे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेरे को भेजेंगे। आगे से जो वीडियोस जाएंगी इनके बाद, अब वो आपके मेल आईडी पे जाएंगी, आप अपनी मेल आईडी पे उन्हें खोल पाएंगे। लेकिन ये 3 वीडियो अकाउंट्स की, 3 वीडियो बिजनेस की, 3 वीडियो इको की एज ए डेमो डाली गई है यूट्यूब पे। आप इन्हें देख लीजिए अच्छी तरीके से और प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए।